साथियों नमस्कार। आरआरबी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम छंद अध्याय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। छंद कोई भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यह अध्याय सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसकी हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना, और दूसरे शब्दों में अगर हम यूं कहें तो इसका मतलब होता है खुश करना। यानी ऐसी रचना, ऐसी कविता जिसको हम पढ़ते ही आह्लादित हो जाएं या खुश हो जाएं, तो उससे युक्त जो रचना होती है वो छंद से युक्त रचना कहलाती है। और इसके बारे में बोर्ड पर लिखे अग्रगत बिंदुओं के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख अगर कहीं पर मिलता है दोस्तों, तो वो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न कई बार किया हुआ है कि छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए ऋग्वेद। दूसरी बात, साहित्य के दो भाग होते हैं, एक होता है पद्य, दूसरा होता है गद्य। तो पद्य, छंदोमयी रचना को पद्य कहते हैं। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों के अंदर विभक्त होती है। प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। तो ये ऐसा रूप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पद्य में। पद्य का मतलब होता है कविता। तो कविताओं के अंदर इस प्रकार की मात्राएं, वर्ण इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी होती है गद्य, छंद विहीन रचना। छंद विहीन का मतलब कि इसके अंदर कोई प्रकार के छंद नहीं पाए जाते हैं। ये हमारे कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि रूप में होती है। अनेक वाक्यों में विभक्त होती है। इन वाक्यों में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती है। तो आपको गद्य और पद्य के अंदर अंतर पूछा जाता है, तो साफ तौर से आप उदाहरण के तौर पर इसे लिख सकते हैं कि पद्य के अंदर मात्राएं, वर्णों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन गद्य के अंदर या कोई बंधन नहीं होता है। फिर आती है छंद की परिभाषा। तो दोस्तों, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो, उसे छंद कहते हैं। क्या हुआ? मतलब कि वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से, क्योंकि छंद के अंदर अनेक इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे दोहा है, रोला है, उलाला है, चौपई है, गीतिका है, हरि गीतिका है। तो इनकी अगर हम मात्राएं या वर्णों का विन्यास करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर संख्या निश्चित ही पाई जाती है। एक संख्या भी ऊपर नीचे नहीं होती है। तो सोचिए, जिन कवियों ने इन उदाहरणों को पेश किया है, तो कितना होमवर्क किया होगा, कितनी माथापच्ची की होगी, तब जाकर के ऐसी बढ़िया कविताओं की रचना हुई जो सदियों से आज दिन तक अपने आप में लोकप्रिय हैं। तुलसीदास जी के साहित्य को उठाकर देख लो, सूरदास जी के साहित्य को उठाकर देख लो, तो उन लोगों का कितना ज्ञान समृद्ध रहा होगा, जिन्होंने इतनी पॉपुलर रचनाएं दी है, जो कुछ दुनिया के हर देश के अंदर, हर भाषा के अंदर इनका अनुवाद हुआ है दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं छंद के अंग। अब दोस्तों, छंद को पढ़ने से पूर्व अगर हमें इन अंगों के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमारा ज्ञान अधूरा ही रहेगा। इसको पूरा करने के लिए दोस्तों ये जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहला जो वो है चरण। चरण को दोस्तों पद या पाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसके बारे में बिल्कुल ही कंफ्यूजन ना हो, तो वो चरण के ही पर्यायवाची शब्द है। दूसरी बात आती है वर्ण और मात्रा, क्योंकि छंदों के अंदर दो प्रकार है, वर्णिक छंद या मात्रिक छंद। तो वर्णिक के अंदर वर्णों की गिनती होगी और मात्रिक के अंदर मात्राओं की होगी। जैसे हम दुर्लभ छंद को लेवे, तो इसके अंदर 12 वर्ण नियत होता है, कम ज्यादा नहीं हो सकते। और मात्राओं के अंदर जिस प्रकार से चौपाई का ही हम उदाहरण लें, तो दोस्तों इसके अंदर 16 मात्राएं नियत है। तो ये उसी से संबंधित है कि वर्णिक के अंदर वर्णों की गिनती करेंगे और मात्रिक के अंदर मात्राओं की गिनती करेंगे। अब गिनती करना और मात्राएं बनाना तो आपको आना जरूरी ही है। फिर आती है संख्या और क्रम। उसकी संख्या भी नियत होती है और उसका क्रम भी नियत होता है, क्योंकि पद्य के अंदर ये एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के हिसाब से उनको रचनाओं को करना पड़ता है। और अगर वैसी नहीं होती है, तो फिर दोस्तों समझिए कि गद्य और उस कविता में कोई फर्क नहीं रहता है। फिर आता है गण। गण के अंदर 3 वर्ण होना जरूरी होता है।
फिर उन गणों के अंदर उसकी गिनती होती है, मात्राओं की या अक्षरों की वो। फिर आती है गति, कि वो किस गति के हिसाब से कविता आगे बढ़ती है। फिर आता है यति, यति या विराम भी कहते हैं। हम दोस्तों कविता, दोहा, सोरठा, उलाला, रोला, जो भी हम कविताओं के माध्यम से पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर जो बीच में हम थोड़ा ठहराव करते हैं, रुकते हैं, तो उसी को ही विराम कहते हैं। फिर आता है तुक। कई कविताओं के अंदर तुकबंदी होती है कि वो बोलने से पूर्व पहले तुक से दूसरा तुक मिलती है। जैसे कोई रिमझिम पानी दे दो, प्यारे बादल पानी दे दो। ये कविता शायद आपने पहली दूसरी कक्षा के अंदर पढ़ी होगी। तो इस प्रकार से तुकबंदी भी उसके अंदर आवश्यक है। अब हम दोस्तों ये जो छंद के 7 अंग है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, बिंदुवार करेंगे। छंद का पहला अंग चरण है, जिसको हम निम्न उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। तो दोस्तों ये एक दोहा है, दोहे का एक उदाहरण है। दोहा एक प्रमुख छंद है। तो इसके अंदर राम नाम की लूट है, तो यहां पर हम रुक रहे हैं। लूट सके तो लूट, यहां पर पूर्ण विराम है। अंत काल पछताएगा, यहां पर भी हम रुक रहे हैं। प्राण जाएगा छूट, और यहां पर भी पूर्ण विराम है। तो अब दोस्तों इस चरण का जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, तो 4 भाग ये हो गए भाई दोस्तों। अब ये जो चारों ही भाग होते हैं, इसके अंदर मात्राओं की संख्या भी नियत होती है। दूसरी बात, 4 चरण होते हैं, लेकिन कई छंद ऐसे होते हैं जो 2 लाइनों के अंदर ही लिखे जाते हैं, तो 2 पंक्तियों के अंदर लिखे जाते हैं। तो उन पंक्तियों का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है दल, तो उसे दल भी कहते हैं। क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि भाई चरण के अंदर दल क्या है। फिर आता है तीसरा बिंदु कि कुछ छंद जिसके अंदर 6 दल होते हैं। 6 दल का मतलब 6 पंक्तियां होती है, और ऐसे छंद 2 छंदों के योग से बनते हैं। जो उदाहरण स्वरूप ये है कि जैसे हम कुंडलिया छंद को अगर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कुंडलिया छंद के अंदर होता क्या है, दोहा और रोला के योग से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। दूसरी बात, छपई भी एक ऐसा ही छंद है जो 6 दलों के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर भी दोहा और उल्लाला के योग से छपई छंद का निर्माण होता है। फिर आती है चौथी बात, वो ये है कि चरण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है सम और दूसरा होता है विषम। तो अब ये जो एक उदाहरण स्वरूप आपके सामने दे रखा है, तो यहां पर पहला और तीसरा चरण ये विषम चरण कहलाते हैं, दूसरा और चौथा सम चरण कहलाते हैं। छंद का दूसरा अंग है वर्ण या मात्रा। तो दोस्तों वर्ण या मात्रा के अंदर वर्ण का मतलब इसे अक्षर भी कहते हैं, तो आप इसको सोच करके कहीं पर भी कंफ्यूजन ना होए। एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या भले वो दीर्घ हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है दोस्तों कि जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो उसे वर्ण नहीं माना जाता। जैसे राजन, तो राजन के अंदर ये न हलंत है। हलंत का मतलब यही हुआ दोस्तों कि ये ध्वनि रहित है, तो इसको हम वर्ण नहीं मान सकते। दूसरी बात, एक उदाहरण है यहाँ पर कृष्ण, तो यहाँ पर श आधा है, तो आधा का मतलब यही होता है कि ये पूर्ण रूप से ध्वनि से रहित है, तो इसको हम वर्ण नहीं मान सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां कहीं पर भी आधा अक्षर लिखा हुआ हो तो वहां पर वो ध्वनि से रहित होता है, तो उसको हम वर्ण की गिनती के अंदर नहीं मानते। दूसरी बात, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दूसरे होते हैं दीर्घ। ह्रस्व के अंदर आप ये ले सकते हैं अ, ई, उ और री। दीर्घ के अंदर आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है। ह्रस्व स्वर के अंदर मात्रा काल कम होता है और दीर्घ के अंदर मात्रा काल दुगुना हो जाता है। जैसे एक तो बोलते हैं अ और एक बोलते हैं आ, तो इसके अंदर समय अधिक लगता है। फिर वर्णों की गिनती या गणना ह्रस्व के अंदर और दीर्घ के अंदर एक वर्ण की गिनती एक ही होगी। जैसे ये अ लिखा है,
तो इसको भी एक ही गिना जाएगा, और यहां पर अगर आ लिखा है तो इसको एक ही तो गिना जाएगा। दूसरी बात है कि मात्राओं की गणना हस्व के अंदर मात्रा एक गिनी जाएगी और दीर्घ के अंदर दोस्तों 2 मात्रा काउंट होगी। जिस प्रकार से आप अ लिखते हो तो इसकी अगर हम मात्रा बनाएंगे दोस्तों तो ये बनेगी एक, और आ की अगर हम मात्रा करने जाएंगे तो ये होगी, यानी आई सिंगल एस डबल। छंद का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है संख्या या क्रम। तो यहाँ पर वर्णों एवं मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। कैसे? जिस प्रकार से हम अगर द्रुत विलंबी छंद कोई पढ़ने जाते हैं तो इसके अंदर 12 वर्ण होते हैं। 2 छंदी अगर हम पढ़ने जाते हैं तो इसके अंदर 24 मात्राएं होती है। तो ये नियत है और ये फिक्स है। दूसरी बात, लघु एवं गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं, यानी इसके अंदर लघु गुरु को जो स्थान निर्धारित किया जाता है या दिया जाता है उसको क्रम कहते हैं। वर्णिक छंदों में संख्या और क्रम समान होते हैं। हाँ भाई, महत्वपूर्ण बात यही है समझने योग्य कि वर्णिक छंदों के अंदर संख्या और क्रम समान होते हैं। जैसे एक द्रुत विलंबी छंद कोई हम ले तो इसके अंदर 12 वर्ण होते हैं, न ब भ र। इस प्रकार इसका गण का एक क्रम सेट है, यानी उस क्रम को हम कभी बदल नहीं सकते। लेकिन मात्रिक छंद के अंदर क्या होता है कि मात्राओं की गिनती तो नियत होती है, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होता है, लेकिन वर्णों की गिनती या मात्राओं उसके अंदर वो बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। कि वर्णिक छंदों में संख्या और क्रम समान होते हैं, जबकि मात्रिक के अंदर मात्राओं की संख्या तो समान होती है लेकिन क्रम समान नहीं होता है। तो ये बात आप याद रखें। दोस्तों, छंद का अगला बिंदु गण है। गण साहित्य के हिसाब से 8 माने गए हैं, तो ये संख्या आप याद रखे हैं। और इसके लिए एक सूत्र भी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सूत्र रहा। इस सूत्र के अंदर पहले 8 वर्णों को गिनना होता है और 3 वर्णों का एक गण होता है। जिस प्रकार से यहाँ पर पहला वर्ण य है तो य से बन गया यगण। अब अंत में ये 2 जो बचे हैं ल और गा, तो ल का मतलब लघु होता है और गा का मतलब गुरु होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से आप ये बना सकते हैं। छंद का अगला अंग है गति। गति से तात्पर्य यह है कि पढ़ने लिखने के लय या प्रवाह को गति कहते हैं, कि हम उसको किस लय से किस गति से पढ़ते हैं, किस प्रवाह से पढ़ते हैं, वो आपका गति कहलाता है। जैसे यही है, तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ये एक प्रकार की गति का उदाहरण हुआ आपके सामने। फिर आता है अगला अंग है यति। यति का मतलब होता है विराम। विराम से यहाँ का मतलब तात्पर्य है कि ठहराव, कि हम जब किसी दोहे छंद सौरठा वगैरह जिस किसी को भी अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम रुकते हैं तो उसको हम यति कहते हैं। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो यहाँ पर हैं और गा पर अल्प विराम लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो रुके हैं इसी को हम यति या विराम कहते हैं। फिर आता है तुक। तुक का मतलब होता है कि भाई जहां पर समान स्वर हो या व्यंजन जिसकी स्थापना हुई हो उसको हम तुक कहते हैं। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत कहते हैं, और जिस छंद के अंत में कोई प्रकार का तुकबंदी नहीं हो तो उसे अतुकांत कहते हैं। जैसे हमारे ध्यान में आओ प्रभु आंखों में बस जाओ, तो आओ और बस जाओ, तो यहाँ पर यह तुकांत है। तो कविता सुनने में पढ़ने में भी मजा आता है। छंद के 3 भेद माने गए हैं जिसको हम निम्न डायोग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। वर्णिक छंद के अंदर सम, अर्धसम और विषम, उसी प्रकार से मात्रिक छंद के अंदर भी सम, अर्धसम और विषम पाए जाते हैं। मुक्तक के अंदर यहाँ पर न तो वर्णों का कोई परहेज होता है और न ही मात्राओं का होता है, इसलिए इनको मुक्तक कहा जाता है। ये स्वच्छंद होते हैं। फिर वर्णिक के अंदर अगर हम सम के अंदर लेवें तो इसके भी 2 भेद माने गए हैं। एक तो है दोस्तों साधारण और दूसरे होते हैं दंडक। साधारण के अंदर 26 वर्ण तक इनकी काउंटिंग होती है और दंडक के अंदर 26 से अधिक वर्ण के जो उदाहरण पाए जाते हैं वो दंडक की श्रेणी के अंदर आता है। तो वैसा का वैसा मात्रिक के अंदर भी है, वही सम के अंदर साधारण और दंडक दे रखा है, जैसा कि मैंने पूर्व में बता दिया है। फिर हम समझते हैं कि वर्णिक
तो वर्णिक छंद के अंदर कौन कौन से आते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने पूर्व बताया था कि वर्णों की गिनती होती है। तो द्रुत विलंबित है, वसंत तिलका है, घनाक्षरी है, रूप घनाक्षरी है, सवैया, मालिनी, तोटक, शिखरिणी और कवित, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों मात्रिक की। तो मात्रिक के अंदर मात्राओं की गिनती होती है, जैसे दोहा है, सौटा है, रोला, उलाला, कुंडलिया, छप्पई, गीतिका, हरि गीतिका, चौपाई, चौपाई, वीर, जिसको आला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।